आज हमारा टॉपिक हो जाता है क्रैमर्स रूल्स। क्रैमर्स रूल्स एक प्रकार से युगपत समीकरण को सॉल्व करने का मेथड होता है। यानी युगपत समीकरण आपने देखा होगा कि जो आपने पिछली कक्षाओं में 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास ऐसी वैल्यूज हैं x प्लस वाई इक्वल टू 20 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ऐसे कुछ है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये हम लोग वहां पे फाइंड आउट करते थे। तो इन समीकरणों को, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इनको हम लोग युगपत समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स के अंतर्गत इस प्रकार की जो अननोन वैल्यूज हैं, हम वो हेल्प किसके, डिटरमिनेंट्स की हेल्प से इनको सॉल्व करेंगे। और ये जो सॉल्व करने का मेथड कहलाएगा दैट इज कॉल्ड क्रैमर रूल। तो इसे हम क्रैमर रूल के नाम से जानेंगे या जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, टू वेरिएबल का आपका युगपत समीकरण है, टू वेरिएबल का। इसी प्रकार हमारे पास क्या होता है, थ्री वेरिएबल का भी हो सकता है। तो जब आपके पास टू वेरिएबल है तो मतलब आपके पास जो मैट्रिक्स बनती है वो आपके पास जो आपका डिटर्मिनेंट्स बनता है वो टी इंटू टू का बनता है। जब थ्री का है तो थ्री इंटू थ्री का बनता है। तो इस तरह करके हम इसको एज्यूम करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, तो उस तरीके पे हम बात करते हैं। उस तरीके को आइए हम देखते हैं। सपोज दैट एक मेरे पास युगपत समीकरण है टू वेरिएबल का, और उसमें है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ये समीकरण नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है। वहीं आपका इक्वेशन नंबर है 2, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो, युगपत समीकरण के अंतर्गत हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है a1, a2, b1, b2, इसको हम इक्वल करके कट कर देते हैं अपोजिट सिंबल के द्वारा, तो हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते थे। बट डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एज अ डिटर्मिनेंट्स के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स का यानी सारणिक का फार्मूला लगा देना होगा, और सारणिक का फार्मूला लगा देने के पश्चात हम इस प्रकार की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा, एक हमारे पास अननोन वैल्यू क्या है x, दूसरी अननोन वैल्यू क्या है y, और हमारे पास इन दो वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, किसकी, x की वैल्यू एंड y वैल्यू। जबकि यहां पर a1 आपका a2, b1 आपका b2, c1 और c2, ये वैल्यूज क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ये कोई अचर राशि है, कांस्टेंट वैल्यूज है, अचर राशि है। तो यानी हमारे पास अननोन वैल्यूज क्या है, x, यानी हमको x का मान यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर हमको y का मान फाइंड आउट करना है। तो इन दो वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको एज अ मैट्रिक उसमें डिटर्मिनेंट्स के रूप में जब कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये पहली वैल्यू जो आपकी अननोन होती है, इस पहली वैल्यू को रखते हैं। लेकिन इस वैल्यू को आप बहुत केयरफुली देखिएगा। तो इस वैल्यू में ये जो वैल्यू है, इसको अगर मैं इस तरह देखता हूं तो, और ये आपके पास अननोन वैल्यू y है, इसको अगर मैं करता हूं तो अब आप देख सकते हो कि a1, a2 जो कांस्टेंट नंबर है, b1, b2 एंड c1, c2 एज अ हमारे पास डिटर्मिनेंट्स के रूप में आ जाते हैं। देखो फर्स्ट रो में क्या है, a1, b1 कांस्टेंट नंबर को अगर मैं लेके चलता हूं, ठीक है। सेकंड रो में क्या है, a2, b2 एंड c2। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इनको रीड करते हैं। तो जब हम x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जब x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x1 अपॉन, लेकिन x1 के कांस्टेंट नंबर को नहीं लिखा जाता, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a1, a2 नहीं लिखेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो b1, b2 नहीं लिखेंगे। तो ये पॉइंट याद रखना कि जब हम x की वैल्यू काउंट करेंगे तो a1 और a2 की वैल्यू नहीं यहां पे रखी जाएगी। हम इधर से हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे, तो c1 एंड c2 पहले लिखा जाएगा, c1 एंड c2, यही रूल्स काम करेगा। फिर हम b1 एंड b2 लिखेंगे, b1 एंड b2। अगर मैं इसको इसमें जैसे डिटर्मिनेंट्स आपने सॉल्व करना देखा होगा, c1 को b2 से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस c2 को b1 से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस कर दूं, तो x अपान की ये एक वैल्यू यहां पर आ जाएगी, और जिससे हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह
अगर मुझे y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको y के जो कांस्टेंट नंबर हैं, अचर पद हैं, उनको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एंड वी विल स्टार्ट a1 a2, क्या लिखेंगे? a1 a2 एंड c1 c2, c1 c2, ऐसे हमारे पास वैल्यूज को लिखा जाएगा। अब तीसरा C1 पे आते हैं। अब C1 पे कोई क्या होता है? अननोन वेरिएबल तो हमारे पास नहीं है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 1 और 1 अपॉन लिखेंगे, और 1 अपॉन के बाद अब इसकी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, बल्कि हमारे पास A1, आपके पास A2, इन वैल्यूज को यहां पर लिखेंगे, एंड B1 B2 इन वैल्यूज को हम यहां पर यूज करने लगते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? A1 B1 A2 B2। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, ये कैसे बनना है, तो यही आपका क्रैमर रूल है। ठीक है, यानी युगपत समीकरण में जो हमारे अननोन वेरिएबल्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने का युगपत प्रमेय के अलावा एक अन्य मेथड है जिसे हम लोग क्रैमर रूल्स कहते हैं। और क्रैमर रूल्स के अंतर्गत जो अननोन वेरिएबल होते हैं उसके नीचे का डिटर्मिनेंट्स बनाया जाता है, दूसरे अननोन वेरिएबल का नीचे डिटर्मिनेंट्स एक टेबल जनरेट करते हैं, और तीसरा अननोन जो है उसका, तो जिस वेरिएबल का जनरेट करते हैं उसके कांस्टेंट नंबर को इसमें न रख करके अदर को रखते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? C1 मल्टीप्लाई बाई B1, तो क्या हो जाएगा? C1 मल्टीप्लाई बाई B2 माइनस C2 मल्टीप्लाई बाई B1। ये लो, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। अब इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो A1 माइनस C2, A1 इंटू C2 माइनस A2 इंटू C1, C1। ये लो, अब इसी तरह हम यहां पर सॉल्व कर लेंगे। अब आपके पास यहां इक्वल लगेगा, देखो हर जगह पे इक्वल है, एंड यहां पर A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये लो, तो इस तरह करके वैल्यू को निकाल लेंगे तो हमारे पास x के अपॉन, मान लो इसका सॉल्यूशन कोई आ जाता है jx, एक उसके आता जाता सॉल्यूशन s, सपोज दैट, या कुछ भी आता है, y का सॉल्यूशन r आ जाता है सपोज दैट, और इसका सॉल्यूशन आ जाता है 1 अपॉन p मान लो। तो अब हम क्या करेंगे? जब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? x अपॉन एस इक्वल टू 1 अपॉन p, और s को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू हमको निकल आएगी, तो x बराबर s अपॉन p, और ये नंबर जो होगा इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हमको निकल आएगी। इसी तरह हमको p की वैल्यू जब निकालना होगा, तो जब y की वैल्यू निकालना होगा तो इसके साथ हम r को यहां पे रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और p से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यह इस प्रकार से हम युगपत समीकरण को क्रैमर रूल से डिटर्मिनेंट्स के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, देखिए कैसे एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है एग्जांपल, तो एग्जांपल है हमारे पास युगपत समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल्स की सहायता से x तथा y का मान निकालिए। लिख के आएगा एग्जाम में कि विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। ठीक है, तो इसको हम सिंपल वही तरीके से a b c के रूप में रख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे c नहीं है, ये कांस्टेंट यहाँ पे, तो इसको हम प्रॉपर कर लेते हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, और ये आपके हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 2। ये मेरे पास एक प्रॉपर तरीके में हो गया है जिसमें हम क्रैमर रूल्स में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x अपॉन लिख देंगे। अब इसकी वैल्यूज को रखा नहीं जाता, इसके कांस्टेंट को, यानी 3 को हम रखेंगे नहीं। स्टार्ट कहां से करेंगे? c से, यानी 5 और 2 को पहले लिखेंगे, तो 5 और 2 लिख लेंगे, फिर धन 4 और माइनस 4,
तो 4 प्लस का और -4, तो ये x का डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा आसानी से, इक्वल टू y का चलो डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं, तो जब y का बनाएंगे तो y का कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये 3 3 लिख लेंगे, 5 2 लिख लेंगे, 3 3 लिख लेंगे और 5 2 लिख लेंगे, इक्वल टू 1 अपॉन, और 1 अपॉन में हम लोग क्या करेंगे, ये आपका है तो ये एज इट इज हमारे पास लिख जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 और 4 -4। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो x अपॉन, तो 5 चौको 20, तो माइनस क्या हो जाएगा, -20। ठीक, इसको चलो हम एक साइड में कर लेते हैं, फिर हम यहीं पे वैल्यू रख देंगे ना, क्योंकि हमारे इसमें डिस्प्ले में जगह कम है। तो 5 और 4 का, या यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इकट्ठा लिख लेंगे। 5 चौको 20, तो -20 -8, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर ये x के अपॉन आ जाएगा, ये आपके y के अपॉन आ जाएगा, 3 दूनी 6 -5 15, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन हो जाएगा, 3 चौक 12 -12 -12, ठीक है। चलो अब ये हो जाएगा x अपॉन -28, ये आपका हो जाएगा y अपॉन माइनस कितना हो जाएगा आपका 9, और ये इक्वल टू 1 अपॉन -24, ठीक है। तो इस तरह करके हम जब वैल्यूज को रख लेंगे, अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, x अपॉन -28 इक्वल टू y इक्वल अपॉन 9 इक्वल टू 1 अपॉन -24। अब चलो हमको x की वैल्यू निकालना, किससे कंपेयर करेंगे, 1 वाले से। ये 1 वाला केवल हमको एग्जैक्ट वैल्यू को लाने के लिए ये टेबल जनरेट होती है। फिर से याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, यह सोचते हैं कि ये x के नीचे जो वैल्यू हो वही नहीं, ये 1 वाले के हेल्प से इसको फिर से हमको एग्जैक्ट करना पड़ेगा वैल्यूज को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन -28 इक्वल टू 1 अपॉन -24। अब हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -28 अपॉन -24, माइनस माइनस कैंसिल। अब आपके पास हो जाएगा 2 से इसको 14 दूनी 28, 12 दूनी 24, फिर आपके पास 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, तो 7/6 वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है, ठीक है। तो 7/6 हमको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब चलिए y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू अब हम इसको डायरेक्ट यहीं से कंपेयर कर सकते हैं, तो -9 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y इक्वल टू -9 अपॉन -24, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 9 24 और 3 3 9, 8 3/8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3/8। तो ये y की वैल्यू भी हम लोगों ने इस तरह फाइंड आउट कर लिया। तो हमको चैलेंज था कि x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 7/6 और y की वैल्यू कितनी फाइंड आउट किया, 3/8। यही था क्रैमर रूल्स, ठीक है। तो क्रैमर रूल्स युगपत समीकरण सॉल्व करने का डिटरमिनिक यानी आपका सारणिक मेथड है। सारणिक मेथड के द्वारा जब हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं तो वो कहलाता है वो क्रैमर रूल्स कहलाता। और ये मैं बताऊं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में यूजीसी नेट जेआरएफ में हरदम एक क्वेश्चन आ जाता है इससे कि विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल्स से इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो क्रैमर रूल्स यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मैंने आपके साथ कौन सा समीकरण सॉल्व किया, टू अननोन वेरिएबल का। चलिए मैं आपके साथ एग्जांपल एक सेट करता हूं 3 वेरिएबल का, और 3 वेरिएबल में हमको क्या करना होता है बहुत केयरफुली हम देखते हैं। 3 वेरिएबल के अंतर्गत सेम रूल फॉलो करना है, बहुत केयरफुली चीजों को देखिएगा। कैसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास है x माइनस 3y, या एक काम करते पहले फार्मूला बनाना सीख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल पे चलेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू h1। तो देखो ये पहला समीकरण है, समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण में आपको समझ में आ रहा होगा कि अननोन वेरिएबल क्या है, x है, y है एंड z है, जबकि कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, a1 b1 एंड c1। दीज आर द कांस्टेंट वेरिएबल एंड h1, ये कांस्टेंट वेरिएबल है जिन्हें आप अचर राशि कहते हो। इसी प्रकार जब देखो 3 वेरिएबल होंगे तो 3 आपके पास अननोन इक्वेशन होंगे, तो 3 समीकरण भी आपके पास होना जरूरी होता है।
A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू H2। इसी प्रकार A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू H3। तो ये हमारे पास तीन समीकरण है। अब इस तीन समीकरण को आपको सॉल्व किसके मेथड से करना है? आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। ठीक है, तो उस क्रैमर रूल्स के माध्यम से क्या निकल के आएगा? आपको x की वैल्यू निकल के आएगी, आपको y की वैल्यू निकल के आएगी एंड आपको z की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ये तीन वैल्यूज आपको मिलेंगे। अब आपको क्या करना है कि हमारे पास क्या होता है कि ये सारे जो इक्वेशन दिए हैं, तो इन इक्वेशन में जब हम x अपॉन लिखेंगे, ठीक है, तो x अपॉन लिखेंगे तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं? जब हम x अपॉन लिखते हैं तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं h1 से। ठीक है, यहां से पहला ये रहेगा, दूसरा b1 b2 b3 सीरीज रहेगी और तीसरा ये। लेकिन जब हम b का निकालते हैं तो फिर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, a1 a2 a3 फिर h1 से और फिर c वाला सीरीज लिखा जाता है। ये ऑर्डर आपको याद रखना, बच्चे यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, चलो ऑर्डर क्या होगा हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब हम x का डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे तो x का डिटर्मिनेंट्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? x का जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज a1 a2 a3 इनका नहीं यूज करेंगे, हम h1 h2 h3 से यूज करेंगे। सबसे पहले ये लिखा जाएगा x1 के लिए, मैं इसको कलर कर देता हूं तो आपको याद रहेगा चीजें। ये आपका 1 रहेगा, ये आपका सीरीज दूसरी जाएगी यानी दूसरी कॉलम ये बनेगा और तीसरा कॉलम आपका ये बनेगा। किसके लिए? x के लिए, क्योंकि x से हम यूज नहीं करते हैं, x से हम यूज नहीं करते हैं। तो चलो पहला h1 यानी जो इसके कांस्टेंट नंबर होंगे h1 h2 h3, फिर आपका b1 b2 b3 और ये आपका c1 c2 c3। ये आपका डिटर्मिनेंट्स बन गया किसका? x के रेस्पेक्ट पे। अगर आप इसको अब देखो ये अभी आपको मैंने कल सिखाया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं 3x3 की डिटर्मिनेंट्स को। आप ऑटोमेटिक्स इसके क्या होता है माइनर्स निकाल करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं और हम दूसरे पे जाते हैं। अब हम y पर काम करेंगे। जब हम y पर काम करते हैं तो y इक्वल टू, अब इसके डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, तो जब हम इसके निकालेंगे तो y अब फ्रीज हो जाएगा। जब y अब फ्रीज हो जाएगा तो अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे? अब हम क्या करें, इसको स्टार्ट करेंगे a1 a2 a3 यानी y वाली सीरीज में पहला ये रहेगा, दूसरा ये, यहीं से फिर आ जाएंगे और तीसरा आपका ये हो जाएगा। ये तीन जो है ऑलरेडी फिक्स रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला, दूसरा और आपके पास ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला a1 a2 a3 फिर दूसरा h1 से आ जाते हैं h1 h2 h3 और आपका हो जाएगा c1 c2 c3। चलो अब तीसरे पे आते हैं, थर्ड अननोन है दैट इज कॉल्ड z। z के कंपोनेंट निकालते हैं, z के आपका डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं, तो z में ये फ्रीज हो जाएगा। जब ये फ्रीज हो जाएगा तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, पहला तो यही रहेगा, दूसरा b1 रहेगा और c ये तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। यानी देखो h1 वाली टेबल को तीनों वैल्यू मिली है, एक बार पहला, एक बार दूसरा, एक बार तीसरा। अगर जिस बच्चे को ये याद हो गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड h1 वाली वैल्यू, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा पहली बार में ये पहली रो में रहता, दूसरी बार में दूसरी रो में y के साथ चला जाता है और तीसरी बार में तीसरी रो में चला जाता है, तीसरे कॉलम में सॉरी। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम एंड तीसरा कॉलम, इस ऑर्डर से ये मूव करता चला जाता है। तो हम लिखते हैं, चलो a1 a2 पूरा लिखेंगे, b1 b2 पूरा लिखेंगे एंड c1 आपके पास h1 h2 h3 लिखेंगे। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 h1 h2 h3। अब बचा 1 वाला, तो 1 वाले में करना कुछ नहीं है, ये h1 वाली टेबल हट करके ये c1 वाली टेबल आपकी फिट हो जाएगी। a1
A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये आपको अगर बनाने आ गया, अब आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यही इसमें मेन आर्ट है। और इसमें मेन आर्ट है कि इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे करते हैं H1 वाली टेबल में, तो X वाली रो में, क्योंकि X का नहीं आएगा तो B1 C1 तो रहेगा, X वाला देखो कुछ नहीं है। ये देखो, ये वाली टेबल तो हमारी रहेगी नहीं, हमको पता है, तो इस जगह हमने इसको ला के फिट कर दिया। बाकी B1 और C1 वाली टेबल देखो एज इट इज आ गई। क्लियर है? आ जाएगा कि सर ने बताया था कि x के साथ x1 वाले x के आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज नहीं रहती, तो उस जगह हमने इसको फिट कर दिया, ये आके फिट कर दिया। तो देखो ये टेबल हो गई b1 y से c1 से। अब देखो इसमें देखो b वाली वैल्यू जब हम उठाते हैं यानी y की वैल्यू, तो देखो a तो वैसे ही रही, c वैसे रही, बस h वाली यानी क्योंकि b वाली लिखनी नहीं है वैल्यू, तो हमने h वाली फिट कर दिया इसमें। ये याद रहेगा आपको कि सर ने कहा था कि y के साथ जो कांस्टेंट होता वो नहीं लिखा जाता, तो हमने h वाला को उठा के यहाँ फिट कर दिया। तो ये देखो h वाला यहाँ पे चला गया। और z के साथ भी z वाले में c लिखेंगे नहीं, तो h1 वाला उठा के फिट कर दिया हमने। ठीक है, और थर्ड में h1 लिखना नहीं, तो क्रम से a1 b1 c1 आराम से आपको याद हो सकता है। किस ऑर्डर में, यानी जिस सीरीज का नहीं रहेगा वहां पर h1 वाली टेबल को आपको फिट कर देना है, h1 वाले कॉलम को आपको फिट कर देना है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले h1 का आपका होगा h1, फिर ब्रैकेट में अब आपका ये रो, आपका ये कॉलम फ्रीज हो जाएगा, तो b1 माइनस c1 b2 इंटू c3 हो जाएगा, माइनस b3 c2 हो जाएगा। ऐसे करके ये सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर आपको मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी एक कांस्टेंट नंबर मिल जाएगा, इसी तरह यहाँ पर भी एक कोई कांस्टेंट नंबर सॉल्यूशन के बाद मिलेगा, और इसी तरह यहाँ एक कांस्टेंट। अब फिर हम x को 1 से कंपेयर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक x की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह y को हम 1 से कंपेयर कर लेंगे और वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह z को हम 1 से कंपेयर कर लेंगे, वैल्यू हमको निकल आएगी। तो ये फार्मूला है क्रैमर रूल्स का। ठीक है, बच्चों को बड़ा कठिन लगता है, मैं बताऊं मुझे फुल नंबर इस पे मिलते थे क्योंकि मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी आती थी। और लॉन्ग आंसर देखना 100% आएगा इस पे, लॉन्ग एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आपको सॉल्व करना आसानी से आना चाहिए। तो चलो अब मैं एक एग्जाम्पल लेके काम करता हूं और आपको चीज़ें आसानी से आनी चाहिए। एक मेरे पास एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल है x माइनस 3 y +7 z इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y माइनस 7z इक्वल टू 4। अगला है आपका 5x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 5। ये मेरे पास है। अब इसमें मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तीन वैल्यूज को मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो बनाते हैं क्रैमर x का। ठीक है, गड़बड़ी हो मुझसे बता देना, और आप लोग भी पेन कॉपी ले लो क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट्स है मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, x ये कांस्टेंट, तो इसकी जगह क्या फिट होगा, h वाला। तो क्या है 2 4 5, बाकी ये सारे हैं तो इनको एज लिख लेते हैं। 2 3 2 2 3 2 2, यहाँ 7 7 3 7 7 3। चलो अब यहाँ पर y ये है, तो सर ये -3 -7। हाँ हाँ, y में नहीं, -3 -7 कैसे होगा, अच्छा कहीं गड़बड़ हुआ, एक मिनट सॉरी, सही कह रहे हो, ये -3 एंड आपका -7। ठीक है, हाँ इस तरह ध्यान दिए रहना, ठीक है, मुझे बताते रहना ये। ओके ठीक है, एंड चलो y पर आ जाओ। y पे ये कांस्टेंट होगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 135 एंड ये वाला जगह पे हमारा ये h फिट हो जाएगा, तो 2 4 5 और हमारे पास 7 -7 -3, 7 -7 -3। ठीक है, अब हमारे पास आ जाओ z पे आ जाओ। तो
एक्स और वाई का तो लेना है, जेड वाले की जगह हम एच को फिट कर देंगे। तो हो जाएगा 1 3 5 -3 2 2 7 -7 और माइनस, सॉरी यहाँ तो मुझे 2 4 5 फिट करना था, और 1 अपॉन आपका फिट करना है, 1 अपॉन आपका हो जाएगा सारा इसी तरह। तो 1 3 5 -3 2 2 और आपका 7 -7 -3, ये क्रैमर में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये क्रैमर में कन्वर्ट हो गया तो अब यहां पर मैंने आपको सिखाया होगा ये 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? कोई बच्चा थोड़ा सा पेन तेजी से चलाए, मुझे वैल्यू बताए। ठीक है, मैं ऊपर एक सॉल्व करने का मेथड बता देता हूँ, इसी तरह सारे सॉल्व होंगे, बट कोई बच्चा स्पीडली, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो बहुत तेज करते होंगे, तो वो मुझे x के नीचे क्या लिखना, y के नीचे क्या लिखना और z के नीचे क्या लिखना है और 1 के नीचे क्या लिखना है, मुझे प्लीज बताते रहेंगे। तो x का जब हम सॉल्व करेंगे सिंपल मेथड से, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉन्स्ट, ये 2 है ब्रैकेट में, 2 3 6 -6 माइनस आपके पास 14, तो ये हो जाएगा 14 माइनस माइनस 14। ठीक है, इसके बाद एक मिनट, आपका प्लस करके फिर 3 ये -3 आ जाएगा, -3 आने के बाद अब आपका हो जाएगा ये कांस्टेंट फ्रीज 4 3 12 -12 -5 7 35, फिर आपका प्लस 7 हो जाएगा ब्रैकेट में, तो 4 दूनी 8 माइनस 5 दूनी 10, तो आपका हो जाएगा ये 2, तो ये आपका हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और आपका 14 में से 6 माइनस होगा जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 दून 16 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 16 बचेगा, यहाँ पर आपका -35 -12, तो आपका हो जाएगा -47 गुणे 3 हो जाएगा। तो जब -47 गुणे 3 हम करेंगे, -47, प्लस हाँ 35 होगा सर, +35, माइनस माइनस प्लस 35। हाँ माइनस माइनस, हाँ ठीक है +35, नहीं नहीं कहाँ पे आप बोल रहे हो, थोड़ा सही से करो, इसको करो, नहीं आ रहा है अभी ऐसे, आपके पास -47, रुको -47 मल्टीप्लाई बाई -3, तो आपके पास हो जाएगा -141, ये आपका प्लस, और ये हो जाएगा 8 तो -2 हो जाएगा, 2 से 14 -14, तो ये आपका हो जाएगा 16, और ये माइनस माइनस आपका ऐड होगा, तो -141 माइनस आपका 14 +16 आपका हो जाएगा -130, यहाँ पर हो जाएगा -139 आएगा। गड़बड़ है अभी, मुझे गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा। 7 × 5 = 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 35 हो नहीं जाएगा। नहीं, ये आपका नहीं, प्लस नहीं होगा जी, देखो इसका फार्मूला देखो ना, अगर माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, माइनस माइनस ऐड होगा तो माइनस रहेगा, ये रूल्स 71 होता है। होगा। हाँ बोलो। कोई सॉल्व कर रहा है इसको? ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 71 आएगा, ये सही कह रहे हो, 71 करके। y का सॉल्व करो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे y वाले इसको कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो -64 आना चाहिए, सॉल्व करिएगा।
-64 आएगा। जेड वाले को जब आप इसको इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद -21 आएगा, और 1 वाले कंपोनेंट को जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के पश्चात हमें 58 आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, x के सारे डिटर्मिनेंट्स को, y के सॉल्व करिएगा, z के सॉल्व करिएगा, 1 के सॉल्व करिएगा, नीचे ये वाले आंसर हैं। अब हम जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ने पर हमको क्या करना है कि हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। तो जब वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है तो हम वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो हमको x की वैल्यू को निकालना होता है। तो x की वैल्यू को 1 के साथ कंपेयर करेंगे, तो देखो सब जगह इक्वल लगा है, तो x अपॉन 71 इक्वल टू 1 अपॉन 58 लिखना होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 71 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 71 अपॉन 58 हो जाता है। तो ये पहली वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जब हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, y अपॉन 64 लिखते हैं इक्वल टू 1 अपॉन 58 लिखते हैं। 1 अपॉन 58 लिखने के बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y इक्वल टू -64 अपॉन 58 लिख देते हैं। ये वैल्यू आपकी y की हो जाएगी। और इसी प्रकार जब हम z की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो -21 अपॉन 58 हो जाता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। आपके पास अननोन वेरिएबल z की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम क्रैमर रूल से जो ये आपका 3 इक्वेशन, जो 3 समीकरण है, युगपत समीकरण हमें थे, इनकी जो अननोन वैल्यूज हैं x y z का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस एग्जाम में क्या होता है कि हमको, क्योंकि ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स है, अगर आपको स्पीड नहीं है तो ये गड़बड़ होने के चांसेस वहां पर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होता है, अधिकतर गड़बड़ा आ जाता है। ये वैल्यूज को फाइंड आउट करने की स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। ये एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा है, बट ये एग्जाम में हम यहीं से मात खा जाते हैं कि ये वैल्यूज को हम प्रॉपर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बताओ, किसी हम आपको देते हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन है, मैं होमवर्क का है ये क्वेश्चन, तो होमवर्क में पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि जो आपका ये डिटर्मिनेंट्स है, क्या डिटर्मिनेंट्स है, 1 2 4 2 3 7 3 4 10, इसको सॉल्व करना है। अब मैं आंसर आगे लिख देता हूं, इसका आंसर 10 आना चाहिए। ये आप सॉल्व करोगे, 10 आना चाहिए। अगर नहीं आता, माइनस भी आता, तो आप फिर से अपने आप को चेक करिए, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा एक क्वेश्चन नंबर 2, 24 30 और 3, 56 70 एंड 17, 73 90 एंड 22, इसका मान आपको निकालना है। और इसका आंसर आना चाहिए, मैं लिख देता हूं 300। इसलिए लिख देता हूं क्योंकि अधिकतर बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू। तो कम से कम ये आपको पता रहेगा कि आंसर 300 आना चाहिए। तो ये अगर आप 300 नहीं ला रहे हो तो समझ जाओ कि आपने कहीं गड़बड़ी कर रखी है। तो ये दो क्वेश्चन तो मैंने दे दिया डिटर्मिनेंट से। अब मैं दूंगा आपको कुछ समीकरण, जो समीकरण को आपको घर में सॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर समीकरण सॉल्व करोगे तभी आपको ये रहेगा कि आप डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर निकाल पा रहे हो, प्रॉपर कैलकुलेट उसकी वैल्यू को कर पा रहे हो। तो मैं आपको कुछ डिटर्मिनेंट्स की
1 मिनट। डिटर्मिनेंट्स कहाँ गया टॉपिक? नोट डाउन करो। पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है एंड आपको y की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू 2y प्लस 3z इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 3 एंड 2y प्लस y, सॉरी 2x होगा, यहाँ पर 2x है, 2x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू -1। इसमें आपको क्या करना है, x y z की वैल्यू को बताना है। x y एंड z की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मैंने दिया है। अगर आपको ये आज की क्लास अगर समझ में आ गई तो समझ जाना आपको क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर तो मिले ही है। मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में 10 नंबर का आपने क्वेश्चन सीख लिया है आज। ठीक है, तो आज हम लोग इतनी ही क्लास रखते हैं। अब आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो हमारे साथ पूछिएगा। सर ये 3 वेरिएबल वाला हाँ, माडे निकाल के एडजेसेंट है इससे एक सॉल्व होता है, क्या किया जाता है क्या? कह रहे हैं? माडे निकाल के फिर क्या निकाल सर के? ये मतलब 3 माडे वगैरह एडजेसेंट है ऐसे एक्स वाई जेड का मान ज्ञात किया जाता है। हाँ ना, एक्स वाई जेड का अभी जो मैंने क्रैमर रूल से बताया था वैसे निकालना है आपको। अच्छा, तो एक वो वाला माड वाला होता है वो भी? नहीं नहीं, मॉड वाला नहीं, जो आपको मेथड दिया जाएगा उसी मेथड से निकालना है। डिटर्मिनेंट्स हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो